आर्किटेक्चर प्रोफेशन की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बढ़ेंगे। बोलते हैं कि जब आपके सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाए ना, तब आपको लोग सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, स्पेशली इन आर्किटेक्चर। ये बात कुछ हद तक सही है पर पूरी सही नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा प्रोजेक्ट कौन सा किया है? मे बी 4000 स्क्वायर फीट। एंड 12 लाख में किया आपने? हाँ रियली? हाँ। तो एक सस्ता और एक सुंदर घर कैसे बनाया जाए? जो सेक्रेटरी जनरल थे आगा खान फाउंडेशन के, उन्होंने अपने लेक्चर में बोला कि जो हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट हैं, जितना वो अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं, पूरे यूरोप में ये नहीं होता, आज भी नहीं होता। पीजीए की बैक साइड पे एक प्रपोजल लाते हैं ये लोग टाटा टावर्स की, जो 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 7-8 साल में हमने हिंदुस्तान की पहली जो किताब है मॉडर्न आर्किटेक्चर इन इंडिया, वो 93 में हमने प्रिंट करी। कि जो लैंग्वेज जब हमने बनाई तो मैंने ये चीज़ माइंड में रखी कि ये जो हर बच्चे को ये समझ आनी चाहिए, इजी टू रीड। चंडीगढ़ के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, उसके अंदर एज ए काउंसलर भी आपने काम किया। 9 के 9 नॉमिनेटेड काउंसलर बैठे थे, तो उन्होंने मेरे को भी बोला कि सेमिनारों में तो बहुत बोलता है, कहते अब कुछ करके दिखाएगा कि नहीं। जब आप अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, मतलब लेते हैं कि एक इंडियन आर्किटेक्ट आके यहाँ पे बता रहा है, तो उनका क्या बिहेवियर रहता है आपकी तरफ? कनाडा में लेक्चर देने गया, ब्रिटिश कोलंबिया में, तो मेरे मन में और डर बैठ गया कि इस अमेरिकन लेडी प्रोफेसर को 2 लोग सुन रहे हैं, तो मेरे को तो लगता खाली रहेगा हाल। ओके। जब अगले दिन मेरा नंबर आया तो आई वाज सरप्राइज। तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि हम अपनी जो चीज़ें वो पढ़ के भूल गए हैं और हम उनको ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं? हैरान हूँ कि एक ब्यूरोक्रेट आर्किटेक्ट को फोर्स कर रहा है जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं उस चीज़ की कि मुझे मोहाली को गुड़गांव बनाना है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इतना फॉलोअप करने के बावजूद भी लोगों ने काम डॉक्यूमेंट किया नहीं। तो ये बहुत बड़ी कमी है हमारे आर्किटेक्ट्स में, हिंदुस्तान में खास करके। Welcome to the very first episode of Design Conversation, where creativity meets conversation and ideas flows as freely as inspiration. इस सफ़र में हम सिर्फ आर्किटेक्चर और डिज़ाइन की बात नहीं करेंगे, बल्कि डिज़ाइन के हर उस पहलू को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जो हमारी ज़िंदगी को शेप और मीनिंग देता है। फैशन डिज़ाइन से लेकर प्रोडक्ट डिज़ाइन तक, और ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर, जहाँ से हमारी पहली मुलाकात हो रही है। और इस शुरुआती एपिसोड को खास बनाने के लिए हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट सुरेंद्र बागा, एक ऐसे आर्किटेक्ट जिन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बल्कि लिविंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए हैं। फ्रॉम अवार्ड विनिंग एनर्जी एफिशिएंसी हाउसिंग टू आइकॉनिक पब्लिक मेमोरियल्स, उनका काम हर बार कुछ नया कहता है, कुछ अलग सोच को कैप्चर करता है। सर बागा का डिज़ाइन का सफ़र देश के हर एक कोने में नज़र आता है, और इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स और रिसर्च से हमारे बिल्ट एनवायरनमेंट को रीडिफाइन किया है। सिर्फ आर्किटेक्ट ही नहीं, बागा सर एक प्रोफिलिक राइटर और थिंकर भी हैं, जिन्होंने आर्किटेक्चर पर अपने इंसाइट्स और आइडिया से हमेशा नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। तो चलिए आर्किटेक्ट सुरेंद्र बागा के साथ मिलकर उनकी जर्नी के कुछ और रंगों को समझते हैं और उन्हें एक्सपीरियंसेस के ज़रिए देखते हैं डिज़ाइन के नए पॉसिबिलिटीज़। आज से शुरू होता है हमारा कन्वर्सेशन, जहां हम डिज़ाइन की इन कहानियों को सेलिब्रेट करेंगे और नए पर्सपेक्टिव डिस्कवर करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आर्किटेक्ट सुरेंद्र बागा जी का। वेलकम सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ जी। तो सर शुरुआत से शुरू करते हैं। स्कूलिंग कहाँ से की आपने? मेरा जो गांव है वो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो मैं एक टिपिकल पंजाबी आदमी हूँ जी। और मेरे गांव के पास एक स्कूल है जो करीब 100 साल से ज़्यादा पुराना है। उसका स्कूल का नाम है खालसा सेकेंडरी स्कूल। तो मैंने वहाँ से उस टाइम पे
हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, +2 अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। जी, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम? मैं बात कर रहा हूँ 79 की। ओके। तो मैंने वहाँ से पढ़ाई करी और उसके बाद मुझे फिर आर्किटेक्चर कॉलेज में तो आने आपका मतलब कब आपको लगा कि आपका इंटरेस्ट स्पार्क हुआ है आर्किटेक्चर की तरफ? 74 में मैं कोई 6th-7th क्लास में था, तो मेरे एल्डर ब्रदर को, सरबजीत बागा को, एडमिशन मिला चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में। तो वो जब गांव आते थे छुट्टियों में, तो वो बड़े बड़े टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, ड्राइंग बोर्ड लेके आते थे गांव। तो उनके साथ उनके जो और क्लास फेलोज भी छुट्टियों में गांव आया करते थे चंडीगढ़ से। सौ परसों विदेशी लोग भी आते थे। तो घर में जब ऐसे बड़े बड़े लोग आने लगे तो मेरे को लगा यार बढ़िया है, ये तो बड़ा अलग सा कुछ फील्ड है। जी। इसके अलावा मेरा जो इंटरेस्ट है वो हिस्ट्री में बहुत रहा पहले से ही। Okay. हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब मैं स्कूल में भी बुक्स पढ़ता था हिस्ट्री की, राइट। तो उसमें ना जो बिल्डिंग रिलेटेड पार्ट होता था वो मुझे ना बचपन से बहुत इंटरेस्ट करता था। हिस्टोरिक आर्किटेक्चर। हाँ, जैसे ताजमहल के ऊपर ऐसे लिखना है, गोल गुम्बद पे लिखना है, तो उस तरह का मेरे को इंटरेस्ट करता था। वहाँ से थोड़ी मेरे को प्रेरणा मिली। ओके। आपके जो मैंने स्टडी किया, देखा आपके आर्किटेक्चर के अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखती। हम्म। तो आपको कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई मेंटर था आपका, या कोई ऐसे पर्सनैलिटी थी, या कोई ऐसे आर्किटेक्ट थे जिन्होंने लाइक आपको बड़ा इन्फ्लुएंस किया हो, जिसको सोच के आपने सोचा कि मैं भी आने वाले टाइम में आर्किटेक्चर के अंदर अपना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ लेके चलूँगा? मेरा ये मानना है कि जो जितने भी आर्किटेक्ट्स को मैंने पढ़ा, देखा, सुना, तो मेरे को लगा कि ये सिर्फ 2% ऑडियंस को ये पब्लिक को केटर करते हैं, क्योंकि ये सब अमीर लोगों के लिए काम करते हैं बेसिकली, ऑल आर्किटेक्ट्स। तो मैंने सोचा कि यार जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर वर्गों के लोग हैं, उनके लिए कौन काम करेगा? जो छोटे कस्बों में रहते हैं, छोटे गाँव में रहते हैं, उनके लिए कोई काम करने वाला नहीं है। तो मैंने जो अपना फोकस रखा वो पैसा आए ना आए, पर मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं गाँव को, छोटे कस्बों को इस तरह के काम करूं जिसमें मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं निभा पाऊं। हाँ, लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं, आर्किटेक्ट्स को जनरली देखा जाता है एस्थेटिक्स वैल्यू की तरफ साथ जोड़ के उसको देखा जाता है। तो अगर कोई भी क्लाइंट अगर आर्किटेक्ट को हायर करता है तो उसको लगता है कि एक एस्थेटिक वैल्यू आएगी। लेकिन जब हम थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं एस्थेटिक्स थोड़े बहुत पीछे हटते हैं। तो उन दोनों को कैसे आप बैलेंस करते हैं, मतलब एस्थेटिक्स को और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को? मैं इस बात से एग्री नहीं करता। पहली बात तो ये है कि जो सिंपलिसिटी होती है जी। उसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। कॉम्प्लेक्सिटी तो कोई भी कर सकता है ना। राइट। तो सिंपलिसिटी बहुत ब्यूटीफुल होती है। जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो एवरलास्टिंग भी रहती हैं और उनका बहुत देर तक उनकी वैल्यू भी रहती है। जी। तो मुझे लगता नहीं कि उसका कोई इस तरह का क्लैश होता है। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि आप अगर हम आर्किटेक्चर को सोशली रिस्पॉन्सिबली और साथ ही साथ अगर हम एनवायरनमेंट को देख के भी चलेंगे तो अपने आप में एक एस्थेटिक वैल्यू क्रिएट कर देगा। आर्किटेक्चर प्रोफेशन की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बढ़ेंगे, और जब तक हम गांव-गांव तक नहीं पहुंचते जी। तब तक आर्किटेक्ट्स की वैल्यू पड़ेगी नहीं। ठीक है। एक चीज़ और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंने भी अपने कॉलेज के सालों में सुना था कि जब बोलते हैं कि जब आपके सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाए ना, तब आपको लोग सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, स्पेशली इन आर्किटेक्चर। तो आपके साथ जर्नी में कैसा रहा कि जब आप यंग थे तो लोग आपकी तब कन्विंस हो जाते थे, या थोड़ा लेटर ऑन इन चीज़ों से कन्विंस हुए? ये बात कुछ हद तक सही है पर पूरी सही नहीं है। उसका कारण ये भी है कि जब आप किसी को डील करते हो तो आपकी आधी चीज़ें, जैसे सपोज आपने किसी क्लाइंट को टाइम दिया 10 बजे मिलने का, तो अगर आप 10 बजे जाते हो तो बंदे को लगता है कि बंदा प्रोफेशनल है, सीरियस है। अगर आपने बोला मैं नेक्स्ट मंडे को ड्राइंग्स दूंगा, तो आप मंडे को देते हो तो उनको लगता है कि सीरियस है, फिर आपकी एज कोई भी हो ना। तो प्रोफेशनल कमिटमेंट जो है वो बहुत मैटर करती है। पर हाँ, जो सीनियरिटी है उसका फ़र्क तो पड़ता है। हाँ, वो तो है। अब तब लोग ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। राइट। सस्टेनेबिलिटी आजकल काफ़ी एक बज़वर्ड रहा है,
बहुत सारे आर्किटेक्ट्स इस पे काम भी करते हैं, और मैंने अब यंगस्टर्स के अंदर भी देखा है कि इन दिनों सस्टेनेबिलिटी को वो भी काफ़ी सीरियसली अप्रोच कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बज़वर्ड तो आई थिंक ये अब हुआ है, बट आपने तो बहुत पहले मास्टर्स कर लिया था इसको। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप, जब आपको एक अवार्ड मिला था सर, विश्वेश्वरैया प्राइज़ मिला था एक, आई थिंक जलंधर में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए आपने किया था, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि क्या आपका एक्सपीरियंस था उस प्रोजेक्ट के दौरान, उस कैसे उसको आपने अचीव किया। ओके। हडको ने एक कंपटीशन कराया हरिओम आश्रम ट्रस्ट के साथ मिलके। इट वाज ऑल इंडिया कंपटीशन। उन्होंने बोला कि हम हर क्लाइमेटिक जोन के लिए एक कंपटीशन कराएंगे और उसमें से जो एंट्रीज आएंगी उसमें से हम कुछ गाइडलाइंस ड्राइव करेंगे पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो हमारा जो क्लाइमेट है यहाँ का, कंपोजिट क्लाइमेट नॉर्थ इंडिया का, उसमें हमने सोचा कि एक हाउसिंग डिज़ाइन करते हैं। ये आइडियाज़ कंपटीशन था। तो हमने वो कंपटीशन में जब हिस्सा लिया तो हमने बिल्कुल जो कॉमन सेंस से जो एलिमेंट्स होते हैं कि भाई इतना ग्लास लगाना है, इधर कैविटी वॉल लगानी है, पैरापिट में परफोरेशंस छोड़नी है ताकि वेंटिलेशन रहे, अर्थ बम्स लगानी है, वेंटिलेशन का सिस्टम अंदर ऐसा होगा, उस तरीके से हमने जब उस हाउसिंग को डिज़ाइन किया तो हमारी एंट्री गई। तो अनंत राजे जो बहुत हिंदुस्तान के नामी ग्रामी आर्किटेक्ट रहे हैं, हाँ जी। उन्होंने वो उस ज्यूरी के वो चेयरमैन थे। तो उन्होंने मतलब उसको फर्स्ट प्राइज़ डिक्लेयर किया। तो बाद में वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, बहुत मैगजीनों में वो डिज़ाइन छपा, तो उससे हमें काफ़ी क्रेडिट मिला जी। उसको मतलब मैंने भी देखा है, उसके विजुअल्स देखे हैं, तो रियली कमेंडेबल। तो अब अभी बात कर रहे थे कि आप जनरली 2% जो हमारी अपर, जो बोल दीजिए कि अपर पॉपुलेशन है, उसके अलावा जो बाकी पॉपुलेशन को सर्व करना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने आज तक सबसे स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट कौन सा किया है, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस। मैंने एक जगराओं के पास लोपों एक विलेज है, वहाँ पे अभी 3-4 साल पहले एक लाइब्रेरी बनाई है जिसकी कीमत सिर्फ 12 लाख रुपए है। रियली 12 लाख रुपए में एक लाइब्रेरी बनाई है। और वो लाइब्रेरी बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। वो हमारे कोई दोस्त हैं यूएसए में, दालीवाल साहब, उनके फादर साहब की मेमोरी में वो बनाई गई है। उसमें उन्होंने बोला कि मैं आपके पास आया ही इसलिए हूँ कि मेरे पास पैसे कम है। व्हाट वाज द एरिया ऑफ दैट लाइब्रेरी? मे बी 4,000 स्क्वायर फीट। एंड 12 लाख में किया आपने? हाँ रियली हाँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे ग्रीन लाइब्रेरी बनानी है। तो वो गांव कुछ ऐसी लोकेशन पे है कि जहाँ पे ना कारीगर मिलते हैं, ना मिस्त्री मिलते हैं, ना ठेकेदार मिलते हैं। तो जब मैंने पहली बार वहाँ ड्राइंग्स सप्लाई करी तो मैंने उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे बीम डलना है। तो वहाँ से मुझे फ़ोन आता है गांव से कि बीम क्या होता है। तो शटरिंग का बात करूँ तो उनको शटरिंग ना समझ आए, तो बीम की बात करूँ बीम ना समझ आए। तो मैंने फिर ड्राइंगें बदली दोबारा से। और मैंने दोबारा से ड्राइंग दी। तो वहाँ पे मैंने कॉमन सेंस से जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड है वहाँ पे कैविटी वॉल दी, और जो नॉर्थ एंड साउथ है वहाँ विंडोज़ दी। जो विंडोज़ है वो छोटे साइज़ की ऊपर वाले लेवल पे लगाई गई हैं। और मैंने सोचा कि जो बुक रैक होते हैं, बुक रैक जब दीवार के साथ लगा देंगे तो बुक रैक खुद ही इंसुलेशन का काम करेगा, बाहर से गर्मी अंदर आने ही नहीं देगा। लाइब्रेरी है। तो मैंने वहाँ पे वो बुक रैक्स बाहर लगा दिए और विंडो ऊपर लगा दी। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट पेपर है, न्यूज़पेपर, उसके एडिटर इन चीफ उसका उद्घाटन करने के लिए गए। तो उन्होंने न्यूज़पेपर के, प्रोमिनेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे लिखा कि ग्रीन लाइब्रेरी इन लोपो। क्या बात है। और इसके अंदर इसकी जो रनिंग कॉस्ट है, लाइक मतलब आपने बताया कि इंसुलेशन तो आपने बुक रैक को यूज़ किया, और एसी भी किया इसको, एयर कंडीशन? एसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और सो फार सो मतलब हमने वहाँ कुछ एयर कूलिंग का मैकेनिज्म बनाया था, कुछ डक्ट्स वगैरह दे के। तो
जहाँ तक मुझे पता है कि पंखों की भी बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ता है पंजाब के वेदर में पंजाब में। मोगा के पास है बिल्कुल। 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। हाँ, एसी तो बिल्कुल नहीं लगाया, ठीक है। पंखे भी मतलब कुछ टाइम ही शायद चलते होंगे। क्या, वेरी गुड। तो मैं भी चाहूँगा कि सभी, आई थिंक जो भी लोग इसको देख रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को एक बार ज़रूर समझें। बहुत ही एक स्टूडेंट्स के लिए भी और आने वाले जनरेशन के लिए भी वो एक बड़ा लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। तो सर एक चीज़ और मैं एक जनरल पब्लिक के लिए भी पूछना चाहूँगा। जैसे आपने एक ये 12 लाख के अंदर ये प्रोजेक्ट अचीव कर लिया, तो एक अगर हम जनरल पब्लिक के लिए भी, आर्किटेक्ट्स के लिए भी, एक आप अगर एक गाइडलाइन एक छोटी सी दे सकें कि एक सस्ता और सुंदर घर, एक सपना होता है सबका, एक सुंदर घर, तो एक सस्ता और एक सुंदर घर कैसे बनाया जाए? एक बार मैं आईआईटी रुड़की में गया, तो वहाँ पे मैं उनके पब्लिकेशन डिवीज़न के पास गया, तो मैंने पूछा कि आप लोग जो रिसर्च करते हो उसका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मिलता है ताकि मैं स्टडी कर सकूँ। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ पैम्फलेट्स हैं छोटे छोटे, और वो 2-5 रुपए का एक आता है और 15-20-50 के करीब होंगे। तो मैं वो लेके आया वहाँ से, मैंने सारे ही खरीद लिए, 50 के करीब होंगे शायद। मैं वो ख़रीद के लेके आया और मैंने वो सारे पढ़े। फिर मेरे मन में ये आया कि ये ना हमारे जो पब्लिक के पास पहुंचना चाहिए। तो मैंने ना उसको पढ़ के स्टडी करके उसको पंजाबी में लिखा। फिर मैंने पंजाबी के न्यूज़पेपरों में उसको प्रिंट करवाया, एडिटर से बात करी, अजीत न्यूज़पेपर में, पंजाबी ट्रिब्यून में मेरे कुछ लेख आए उस रिसर्च को बेस बना करके। और एक मेरा आर्टिकल था पंजाबी ट्रिब्यून में, उसका नाम था कि सुंदर ते सस्ते घर किवें बनाइए। ओके। तो वो जो आर्टिकल था वो कहीं गुरदासपुर के किसी गांव में किसी किसान ने पढ़ा। अच्छा। तो उसने चिट्ठी लिखी, तब फ़ोन तो होते नहीं थे, उसने चिट्ठी लिखी ट्रिब्यून को। अच्छा। उसने बोला कि जिस बंदे ने ये आर्टिकल लिखा है उसका मुझे एड्रेस चाहिए। ठीक है। तो वो आया मेरे पास चल के, गुरदासपुर से बस पकड़ के आया। उसने बोला कि मेरे पास इतने पैसे हैं, ये है, और मेरा घर बनाइए। तो हमने उसका घर बनाया और उसने मेरे को पूछा फीस कितनी है। मैंने बोला आपसे फीस नहीं लेंगे। कहता क्यों? मैं कहा जिस श्रद्धा से आप आए हो इतनी दूर से मेरा एड्रेस ढूंढ के, तो आपको तो फीस तो आपकी वसूल हो गई, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरा एड्रेस ढूंढ के पहुँचे हो। ठीक है। तो गांव में जब मकान बनाते हैं तो हम लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जैसे भट्टे की जो ख़राब ईंटें हैं हमने उसकी नींव में चुनना, नींव में उसको यूज़ कर लिया। राइट। तो उससे सेविंग होती है जी। जो टूटी हुई ब्रिक्स हैं उसको कहीं बीच में एडजस्ट कर लिया। राइट। जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो अब तो वो आईजीबीसी की गाइडलाइंस में आता है कि अगर आप पुराना मटेरियल निकला हुआ यूज़ करें तो आपको इतने क्रेडिट मिलेंगे और फिर आपको ये रेटिंग मिलेगी, वो रेटिंग मिलेगी। डेफिनेटली। तो हमने वो किया, सब गांव में, देहातों में, छोटे कस्बों में किया, पुराने मटेरियल यूज़ किए, तो उससे कॉस्ट काफ़ी कम हो गई। ठीक है। ठीक है। एक जरा थोड़ा लाइटर नोट पे एक क्वेश्चन है कि बहुत साल हो गए आपको काम करते हुए, बहुत तरह के क्लाइंट्स भी डील किए होंगे, तो मैं एक जनरली एक आपसे आपकी एक राय जानना चाहता हूँ कि कई बार कोई टफ क्लाइंट आ जाता है तो जिसको कन्विंस करना, समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ज़िद्दी टाइप क्लाइंट भी आ जाते हैं कई बार, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब एक आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक बड़ा एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे आपका क्या तरीका है उनको हैंडल करने का। इधर 90s में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी चंडीगढ़ में, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत इंसिडेंस हुआ। जो सेक्रेटरी जनरल थे आगा खान फाउंडेशन के, उन्होंने अपने लेक्चर में बोला कि जो हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट हैं जितना वो अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं पूरे यूरोप में ये नहीं होता, आज भी नहीं होता। ओके। उसने बोला कि जो हिंदुस्तानी आर्किटेक्ट हैं उनमें ये खूबसूरती जो है वो कार्बूजिए की वजह से आई है। अच्छा। तो कार्बूजिए इतने डोमिनेंट थे कि क्लाइंट को बोलते थे कि तेरे को इस बात का पता नहीं है तो तू चुप करके बैठ जा, पहले मेरी बात सुन। तो कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में वो बात है। जी। हम लोग एक आर्मी की हाउसिंग कर रहे थे
जयपुर में। मेरे को 16 प्रेजेंटेशंस आर्मी के जनरल्स को देनी पड़ी उनको कन्विंस करने के लिए कि भाई जो आप कह रहे हो वो गलत है। ओके। तो 16वीं प्रेजेंटेशन पे जो जनरल साहब थे वो हंस के बोलते यार तू सही निकला कहते। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कंसिस्टेंसी इज द की। यस। हाँ, ओके, मतलब हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी लगे है। रहो। हाँ, ठीक है। अभी आपने ली कॉप की बात की, ली काबूजिर की बात की। चंडीगढ़ के बारे में सब जानते हैं कि एक फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया है और बहुत ही एक ब्यूटीफुल सिटी है जिसके अंदर आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन का अमलगमेशन है। और ये हमने देखा है, मतलब इतनी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही हेरिटेज वैल्यू भी है इसकी। मैंने कहीं पढ़ा था या कहीं देखा भी था जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था कि आपने इसकी हेरिटेज वैल्यू को बचाने के लिए भी कुछ आर्किटेक्चरल एडवोकेसी की है। तो वो क्या इंसिडेंट था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। एक नहीं, काफ़ी सारे इंसिडेंसेस हैं। ओके। पहले तो पीजीआई की बैक साइड पे एक प्रपोजल लाते हैं ये लोग टाटा टॉवर्स की, जो 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट था और 35 स्टोरी के करीब हाइट थी उनकी टॉवर्स की, और टॉवर्स भी बहुत ज़्यादा नंबर में थे। अच्छा। तो उन्होंने एक स्कीम लगाई कि पंजाब के सारे पॉलिटिशियंस को इकट्ठा करके और उनको एक एक मकान दे दिया जाए बीच में, और फिर ये सारा उनका प्रोजेक्ट को थ्रू कराना बहुत इजी हो जाएगा। तो क्योंकि सारे पार्टियों को, सबको उन्होंने अकोमोडेट कर लिया, तो इन्होंने फटाफट उसको पास वास करके काम चलाने की शुरुआत करने लगे थे। कब की बात है सर ये? इस बात को हो गए 20 के साल के करीब। ओके। हाँ, डेट मुझे अभी एक्यूरेटली याद नहीं है। ठीक है। तो मेरे को जब ये पता चला, मैंने सोचा कि अगर सेक्रेटेरिएट के आधा कैपिटल कॉम्प्लेक्स के आधा किलोमीटर पीछे 35 स्टोरी टावर बन जाएंगे स्काईलैंड तो वो शिवालिक हिल्स नहीं दिखेंगे, जो कारबूजर ने अब तक पढ़ाया है वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा, राइट। और जो फॉरेन में इसकी वैल्यू है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जी। तो मैंने सोचा कि किसी को तो आवाज़ उठानी चाहिए। ओके। तो हमने प्रेस क्लब में एक सेमिनार करवाया, और जो ट्रिब्यून की मेन हेडलाइन होती है उसमें वो पूरे का पूरा प्रिंट हुआ, पूरा 6 कॉलम। तो उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि वो प्रोजेक्ट 10 के साल कोर्ट कचहरी से होता हुआ अल्टीमेटली वो ड्रॉप हो गया। मेरे को लगता है कि मेरी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट तो वो है। दूसरा, 10 सेक्टर में कुछ पीरी जॉनरे के टाइप 13 के हाउसेस थे। ब्यूरोक्रेट्स ने प्रपोजल बनाई कि उनको गिरा के हम वहाँ पे अपने मकान बना लेंगे, तो क्योंकि 10 सेक्टर बहुत पॉलिश सेक्टर है। तो हमने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई, बट उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली। अभी रिसेंटली पीजीआई का जो कॉम्प्लेक्स है उसको पेंटिंग करने लगे थे। अच्छा। बहुत लार्ज स्केल पे, फिर हमने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। Yes, it would have destroyed the... हाँ, कि भाई ऐसे कंक्रीट को पेंट कर देंगे तो उसकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ऐसे मौके पे जब भी कोई ज़रूरत होती है, तो फिर मेट्रो के लिए भी हमने बोला कि मेट्रो शायद शहर के लिए ठीक नहीं है जी। तो इन चीज़ों के लिए जब हम आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो हमसे काफ़ी चिढ़ते हैं। राइट। पर हम अपनी मॉरल ड्यूटी समझ के वो काम करते हैं। चंडीगढ़ से एक जो दिल से प्यार है उसको निभाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो कुछ एक मैंने आपके सेमिनार में भी सुना था कि एक इवन जो साइन बोर्ड्स भी हैं, उनकी बड़ी एक हेरिटेज वैल्यू है, आपने शायद बताया था। तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं है इसके बारे में। चंडीगढ़ में जो साइन बोर्ड्स हैं वो पीरी जॉनरे साहब ने डिज़ाइन किए थे, जो कारबूजिर के कज़न थे। तो वो साइन बोर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल बुरे हालात में हैं, कुछ टूट गए हैं, किसी का पेंट उतर गया है, किसी की बुरा हालत है उनकी। तो फॉरेन से लोग आते हैं कि ये सारे उखाड़ को के हमें दे दो, हम एज इट इज़ बाहर ले जाएंगे और ये 1-1 करोड़ रुपए का बिकेगा बाहर। हालांकि वो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, पर उसकी हेरिटेज वैल्यू इतनी है। ली कॉप का डिज़ाइन। हाँ, तो मैंने वो सारे हेरिटेज के साइन जितने हैं मैंने उनकी फ़ोटोग्राफी करी, अखबार में न्यूज़ दी, प्रशासन को लिखा, लेकिन उनको
उसके ऊपर 20-30-40 लाख रुपए लगना था उसको रिपेयर करने में, या उसको स्टोर करने में, इन्होंने करोड़ों रुपए लगा के वो ब्लू रंग के जो साइनेज जो शहर में, जनरली हम देखते हैं हर हाँ, जगह। तो इन्होंने वो लगा दिए। तो ये इनको बस पैसा खर्चना होता है, बट हेरिटेज की कोई वैल्यू नहीं करते। सर मैंने देखा है कि आप आर्किटेक्चर के साथ साथ लिटरेचर को भी बहुत प्यार करते हैं। आपका हिस्ट्री से भी एक नाता रहा है पुराना। लिटरेचर में आपने आई थिंक कॉलेज टाइम में भी बहुत बुक्स पढ़ी होंगी, उसके बाद भी मुझे पता है आप रीडर भी रहे हैं, बहुत पढ़ते भी रहे हैं, लिखी भी हैं आई थिंक आपने बहुत बुक्स। तो लिटरेचर आपके हिसाब से क्या रोल निभाता है एक आर्किटेक्चर की जर्नी में? जब मैंने आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लिया तो इंडिया में कुल मिला के 18 कॉलेजेस थे, और जो हमारे पास लिटरेचर उस टाइम अवेलेबल था वो तकरीबन उसका 95% 90% फॉरेन के ऑथर्स का लिखा हुआ था, विदेशी लेखक थे उसके सारे के सारे। राइट। तो उनका लिखने का जो अंदाज था, वो जब हम एज ए स्टूडेंट, हिंदुस्तानी स्टूडेंट उसको पढ़ते थे तो वो बहुत मुश्किल से समझ आता था। और सेकेंडली वहाँ की प्रॉब्लम्स अलग हैं, वहाँ की हाँ, चीज़ें अलग हैं। हाँ, इवन अगर उन्होंने ताजमहल के ऊपर भी कोई बुक लिखी है फॉरेन ऑथर ने, तो उनकी कल्चर, सभ्यता, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, तो उनका लिखने का अंदाज बहुत अलग है। राइट। तो हमें लगता था कि ताजमहल के बारे में जानना तो बाद की बात है, ये पहले तो इनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही ना। सही बात। तो इस परेशानी को देखते हुए मेरे मन में आया कि यार कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे याद है एक बारी डॉक्टर एस.एस. भट्टी जो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक सेमिनार देना है जेफरी बावा के ऊपर, ओके। जो श्रीलंका सीसीए की बात कर रहे हैं? सीसीए में। जेफरी बावा श्रीलंका के बहुत प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट हैं। राइट। उनकी लाइफ के बारे में या उनके किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको 10 मिनट बोलना है अपनी क्लास में। सब आर्किटेक्टों को अलग अलग टॉपिक दे दिए। तो मैंने बोला कि जेफरी बावा के ऊपर कहाँ से लिटरेचर मिलेगा, तो कहीं से कुछ ना मिले, बिल्कुल कुछ ना मिले। तो मेरे एक सीनियर ने बताया कि उसने बहुत साल पहले किसी न्यूज़पेपर में, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा था इस टॉपिक पे, तो बोलता कि वो लाइब्रेरी में हो सकता है। तो मैंने लाइब्रेरियन से बात करी, तो अंदर जाके उसने बोला कि आप संडे को, सैटरडे किसी दिन आओ, मैं लाइब्रेरी खोल दूंगा, आप अंदर बैठ के ढूंढ लो। तो मैं कुर्ता पजामा डाल के अंदर गया, और इतनी डस्ट के अंदर मैं पूरा दिन लगा रहा, और मेरे को वो आर्टिकल मिल गया, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया है। तो सोना मिल गया। हाँ, तो उसको बस वो एकमात्र आर्टिकल था जिसको पढ़ के मैंने अपना सेमिनार दिया। तो मुझे फिर वही बात का एहसास हुआ कि यार कमाल है, इतना बड़ा आर्किटेक्ट है, उसके ऊपर कोई लिटरेचर ही नहीं है। तो फिर हमने काम करना शुरू किया। 7-8 साल में हमने हिंदुस्तान की पहली जो किताब है मॉडर्न आर्किटेक्चर इन इंडिया, वो 93 में हमने प्रिंट करी, जो 1947 से लेके 1985 तक हिंदुस्तान की सारी आर्किटेक्चर की हिस्ट्री और कैसे वो इवॉल्व हुई है, वो उस किताब में शामिल है। उसको ऑथर आपने किया? हाँ, उसको ऑथर हमने किया। उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसका डेटा, उस टाइम साधन भी नहीं थे, कंप्यूटर भी नहीं थे, फ़ोन भी नहीं था, ईमेल भी नहीं था, तो बहुत मेहनत से ट्रैवल भी बहुत करना बहुत करा, पैसे भी नहीं थे जी। तो किया जैसे तैसे। तो जब वो बुक छपी तो चंडीगढ़ की जो लेडी आर्किटेक्ट थी ब्रिटिश, डेम जेन ड्रू, उन्होंने उसका फॉरवर्ड लिखा, और सारी किताब का एक एक कॉमा बिंदी उन्होंने खुद चेक किया हुआ है। तो वो लेडी तो पूरे विश्व में उसका बहुत बड़ा नाम था। तो जब उनके साइनों के अंदर वो बुक रिलीज़ होती है तो हिंदुस्तान में काफ़ी तहलका मच गया कि बुक बहुत ज़बरदस्त है। तो बुक भी हाथों हाथ बिक गई, सारे कॉलेजेस में लग गई, और उसकी जो लैंग्वेज जब हमने बनाई तो मैंने ये चीज़ माइंड में रखी कि ये जो हर बच्चे को ये समझ आनी चाहिए, इजी टू रीड। तो वो बुक फिर अभी भी काफ़ी पॉपुलर है कॉलेजेस में। उसके बाद फिर मैंने और भी 2 किताबें लिखी, न्यू इंडियन होम्स अपने ब्रदर्स के साथ मिलके,
जशिंदर बागा मेरे ब्रदर हैं, कज़न ब्रदर, मेरे एल्डर ब्रदर वो सरबजीत भी बागा, आर्किटेक्ट है। वो भी आर्किटेक्ट हैं। तो हमने फिर एक अभी और बुक स्विस गवर्नमेंट के साथ स्पॉन्सरशिप लेके उनकी कोलैबोरेशन के साथ एक बुक लिखी, काबूजिए और उसके कज़न पीरी जॉनरे की इंडिया में क्या योगदान है और उसका क्या इन्फ्लुएंस है हिंदुस्तान की आर्किटेक्चर के ऊपर। बहुत बड़ा योगदान, आई गेस आज भी दिखता है वो। हाँ, तो वो बुक तो फिर इंटरनेशनल हो गई। जी। उसके बाद फिर अभी अभी मेरी एक और बुक आई है जो 1985 से 21 तक, जो मतलब 85 तक तो डॉक्यूमेंट पहले किया हुआ था, 85 से लेके अब तक जो भी हिंदुस्तान की आर्किटेक्चर में तब्दीलियां आई हैं, जो नया काम हुआ है, उसमें हमारा अपना काम भी हमने शामिल किया, तो वो सारा हमने डॉक्यूमेंट किया है। एक तरह से कंटिन्यूशन हो गया पुरानी बुक हाँ, का। एक चीज़ इसमें और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो और ऑथर्स, यंग ऑथर्स या दोस्त थे जिनमें कुछ लिखने की कैपेसिटी थी, हमने उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, गाइड किया, और उस सारी चीज़ का जो रिज़ल्ट है, तो मेरे अंदाज में इस टाइम हिंदुस्तान में करीब 120 के करीब आर्किटेक्चर की बुक्स अवेलेबल है जो इंडियन ऑथर्स ने लिखी हुई हैं, और उसमें से कम 40 बुक्स ऐसी हैं जिसमें हमारा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कुछ रोल योगदान रहा है। शुरुआत आपने की थी। हाँ, उसमें क्या है कि बहुत बड़ा एक हमने लिटरेचर का बैंक क्रिएट कर दिया जो आज बच्चे पढ़ के उसको आगे काम कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने देखी है कि लिटरेचर आप बोल रहे हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ लें इसको, बट मैंने देखा है कि रिसेंटली अब कॉलेजेस में लोगों ने पढ़ना थोड़ा कम कर दिया है, स्पेशली लिटरेचर को। यूट्यूब से देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से कुछ नॉलेज ले लेते हैं। तो एटलीस्ट मैं आपसे एक छोटा सा एक काइंड ऑफ एक आंसर लेना चाहूँगा कि आप कोई ऐसी 4 या 5 बुक्स ज़रूर बताएं कि जो एक आर्किटेक्ट को या एक यंग स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर को पढ़नी ज़रूर चाहिए। जो इंडियन हिस्ट्री है जी। उसके ऊपर पर्सी ब्राउन साहब की किताबें हैं, सतीश ग्रोवर साहब की बुक्स हैं, वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हिस्ट्री को अगर हम नहीं पढ़ते तो हमारा पास्ट से कोई नाता नहीं जुड़ता, उससे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलता है। मॉडर्न आर्किटेक्चर में जो 2-3 किताबें हैं उसमें से एक किताब तो हमारी है, मॉडर्न आर्किटेक्चर इन इंडिया। फिर पीटर स्क्राइबर की बुक है एक मॉडर्न आर्किटेक्चर पे, एक राहुल मेहरोत्रा साहब की बुक है आर्किटेक्चर सिंस 1900। ओके। तो ये कुछ एक किताबें हैं, इनको पढ़ना बहुत जो ज़रूरी मस्ट रीड है। यस। ठीक है। तो अभी आपने बोला कि जिस टाइम पे आपने लिखना शुरू किया तो बहुत मतलब सोर्सेज नहीं थे, कुछ अवेलेबल नहीं था, आपको ट्रैवल भी करना पड़ा, जैसे आपने मजाक में बोला कि पैसे नहीं थे। तो लिटरेचर एक अपने आप में एक अलग फील्ड है, लिखना एक बहुत बड़ा फील्ड है, और साथ ही साथ आर्किटेक्चर भी प्रैक्टिस करना है, ये भी करना है। तो दोनों को आपने कैसे बैलेंस किया? ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिन में हम लोग काम करते थे आर्किटेक्चर का, और सुबह 4 बजे उठ के लिखने का काम करते थे, और सोना बहुत कम कर दिया। अच्छा। तो मुझे याद है कॉलेज में, आर्किटेक्चर कॉलेज में, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में एक फाइनल ईयर में एक प्रोग्राम होता था जिसको फिश पॉन्ड बोलते थे। फिश पॉन्ड में जो जूनियर लड़के थे वो जो क्लास पास होती है उसकी खिंचाई करते थे। ओके। कुछ भी ऐसा गंदा जो रिवर्स रैगिंग। हाँ, रिवर्स रैगिंग। Okay. तो पास होने से पहले वो एक फिश पॉन्ड होता था जिसमें जूनियर बच्चे उनकी रैगिंग करते थे। तो जब मेरी टर्न आई तो वो छोटा सा होता था, एक आधा कमेंट मारते थे कोई बंदे की पर्सनैलिटी। थोड़ा और बताइए, इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि कहते ये भाई साहब की क्या ही बात करनी है, कहते खेती बाड़ी करते थे तो एग्रीकल्चर की स्पेलिंग आगे पीछे हो गए तो इसलिए आर्किटेक्चर में आ गए। तो इस तरह के वाकयात होते हैं। समझ गया। तो बहुत मेहनत का काम है। मैंने देखा आपने चंडीगढ़ की अभी बात कर रहे थे, चंडीगढ़ के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसके अंदर एज ए काउंसलर भी आपने काम किया है। जी। तो पहले तो ये ज़रा बताइए कि ये कैसे होता है, लाइक एक आर्किटेक्ट काउंसलर कैसे बना, और काउंसलर बनने के बाद आपने क्या वहाँ पे
चेंजेस लेके आए, क्या करने का मतलब आपने सोचा वहाँ पे चंडीगढ़ को और बेटर कैसे किया जा सकता? चंडीगढ़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 9 काउंसलर्स जो होते हैं वो गवर्नर के पास पावर है, वो उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। यस, तो वो आई 9 थिंक इंडिया में एक ही ऐसी है या हाँ, और भी हैं? बहुत कम है। Okay. बहुत कम है। और Okay. चंडीगढ़ ऐसा है जिसमें 9 है, कई जगह 1 है, 2 है, ऐसे कुछ है। नॉमिनेटेड काउंसलर है नॉमिनेटेड काउंसलर्स। वो कुछ ऐसे विषय, जैसे चंडीगढ़ की बात करूं तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक बंदा या 2 बंदे लेते हैं, जैसे मुस्लिम्स का एक बंदा लेंगे, क्रिश्चियंस का एक बंदा लेंगे नॉमिनेटेड काउंसलर, फिर डिफेंस फोर्सेस से एक लेंगे, एक डॉक्टर्स से लेंगे, और एक दो कुछ और हैं जो वो किसी सोशल वर्कर को ले सकते हैं या किसी प्रोफेशनल को भी ले सकते हैं। आई मीन पूरी शहर की अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर कुछ प्रोफेशनल अच्छे लोगों को लिया जाता है। हाँ, तो चंडीगढ़ में मैंने बहुत सारे सेमिनार करे चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए या अवेयरनेस के लिए, बहुत ज़्यादा काम किया। तो शहर में लोग मेरे को चंडीगढ़ के लिए काम करने के लिए जानते थे। तो जब चंडीगढ़ की नॉमिनेशन की बारी आई तो मुझे उस टाइम गवर्नर थे शिवराज पाटिल जी। ओके। तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया कि इनको बनाया जाए। तो जब मैं उनको मिलने गया, जब नॉमिनेट होते हैं तो उसके बाद मैं मिलने गया, तो उन्होंने ऐसे, हम बैठे थे 9 के 9 नॉमिनेटेड काउंसिलर बैठे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सेमिनारों में तो बहुत बोलता है, कहते अब कुछ करके दिखाएगा कि नहीं। मैं कहा सर आप ड्यूटी लगाओ, क्या करना है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये जो अंडरग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग है, ये मैं पिछले 4-5 साल से ट्राई कर रहा हूँ बनाने की। हमने पूरा जोर लगा लिया लेकिन हम बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। तो बोलते कि इंजीनियर्स को बुलाते हैं तो बोलते फीजिबल नहीं है, किसी दूसरे को बुलाता हूँ तो बोलते पैसे नहीं है। कहाँ, कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं? सेक्टर 17 में। ओके। तो सेक्टर 17 में पार्किंग की बहुत शॉर्टेज थी, तो एक प्रपोजल चली थी कि मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए। तो किसी ने हेरिटेज की प्रॉब्लम क्रिएट करी, किसी ने बोला पैसे नहीं है, किसी ने बोला कुछ, तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है। तो बोलते मैं थक गया यार, कुछ इसका तो आर्किटेक्ट है, कुछ कर। तो मैंने बोला सर अच्छा। तो उन्होंने ऐसा थोड़ा मजाक में कहा कि अगर तूने ये बना दिया ना तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है सर। तो मैंने आते ही वो काम अंडरटेक किया और 2 साल में हमने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया बिल्कुल। ओके। और मैं 2 साल के बाद उनको गया और मैंने बोला सर आपने 5 साल का टाइम दिया था, मैंने 2 साल में बना दिया। क्या बात है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। सही है। इस तरह आई थिंक आपने इस तरह से सिविक लीडरशिप्स के साथ और ब्यूरोक्रेसी के साथ भी काफ़ी काम किया है। तो वहाँ मतलब ब्यूरोक्रेसी में अलग तरीके के लोग होते हैं, इतना टाइम भी नहीं होता उनके पास कि हमारी प्रेजेंटेशन सुने या इतना लंबे चीज़ें सुने। तो वहाँ आप कैसे मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ों को? चंडीगढ़ में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो रुके पड़े थे जहाँ जिनमें दिक्कत थी, जैसे एक ओवर ब्रिज था केसी सिनेमा के पास सेक्टर 17 में। वो सेक्टर 17 का जो मास्टर प्लान है उसमें 2 ओवर ब्रिज थे जो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक को नीचे से पेडेस्ट्रियंस को ट्रैफिक से आइसोलेट करना था, नीचे पेडेस्ट्रियन मूवमेंट जो है डिस्टर्ब ना हो। तो जो एक ओवर ब्रिज है पहले बना हुआ था, जो दूसरा है वो किसी न किसी कारण से बन नहीं सका। तो करीब इस जद्दोजहद में करीब 60 साल गुजर गए, बन ही नहीं पाया। वो बोलते ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो जब मेरे पास वो काम आया कि ये काम देखो हो सकता तो नहीं, तो जो प्रॉब्लम चीफ इंजीनियर साहब बताते थे मुझे, मैं उसका सल्यूशन लेके जाता था नेक्स्ट डे कि इसका ये सल्यूशन है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमने उनका सल्यूशन ढूंढा। और उस टाइम की जो मेयर थी राजबाला मलिक, उनका बहुत सहयोग रहा, उनकी गाइडेंस के साथ हमने ये काम किया। और ये एक चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हेड ऑफिस की बिल्डिंग बनाई। अच्छा। जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो भी हमने सॉल्व करी। ओवर ब्रिज बनाया, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई 1000 कारों के लिए, और विदाउट डिस्टर्बिंग द हेरिटेज ऑफ द सिटी एंड द हेरिटेज एनवायरनमेंट। राइट। मैं यहाँ देख रहा था कि आपने इसके साथ साथ आई के भी आप चेयरमैन रहे चंडीगढ़ चैप्टर के जी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और उसमें आपने, वो एक अलग तरह का एक कम्युनिटी है, आर्किटेक्ट्स हैं सभी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसमें आप क्या अचीव कर पाए? पहले तो
पंजाब में जब मेरे को चेयरमैन बनाया गया तो वो चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा डेड था। तो Okay. करीब 70 लोग उसमें मेंबर थे। तो मैंने अपनी टर्म में 2 टर्म में 4 साल में पंजाब में करीब 500 लोगों को मेंबर बनाया। तो फिर मैंने पंजाब के दूसरे जो टाउन्स हैं जैसे जलंधर है, लुधियाना है, बठिंडा है और पटियाला, इन जगह पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के सेंटर खोले Okay. और मेंबरशिप बढ़ाई और वहाँ पे सेमिनार करने शुरू करे। और एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ कि जलंधर में जब पहली बार हमने सेमिनार किया तो यहाँ पे जिन्होंने उसका ऑर्गेनाइज किया था वो मुझे गाड़ी में लेके गए। जलंधर में एक होटल में सेमिनार था। जलंधर में 3 आर्किटेक्ट टोटल उसके मेंबर थे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के, और मैं यहाँ से स्पीकर बन के गया। और आप हैरान होंगे कि एक बंदा मुझे 3 में से एक सुनने आया, मतलब स्पीकर भी एक था और ऑडियंस भी Audience भी। एक तो लोगों को पंजाब में ये भी पता नहीं था आर्किटेक्चर में कि सेमिनार क्या होता है, लेक्चर क्या होता है और ये क्यों करना होता है। और करते करते हमने अपने टेन्योर में यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पंजाब में कराई, और पंजाब का आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत नाम है। और हमने बेस्ट चैप्टर अवार्ड 2 बार जीता, जी। और अभी भी पूरे हिंदुस्तान में पंजाब का बहुत नाम है। जी जी, काफ़ी अच्छा काम करती है पंजाब। yes. जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ड्यूरिंग दिस टेन्योर आप यंग लोगों को भी बहुत मिलते हैं। आईआईए एक एसोसिएशन के साथ साथ इंस्टीट्यूट भी है, तो उस इंस्टीट्यूट के अंदर जो लोग पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनकी एजुकेशन के लिए आपने क्या कुछ कर पाए, उसके अंदर कुछ बेटरमेंट कर पाए, या क्या किया उसके अंदर, आपका क्या रोल रहा? एक तो जो बच्चे डिप्लोमा करके आर्किटेक्चर में आते हैं उनके पास कोई फैमिली रीजंस की वजह से या इकोनॉमिक रीजंस की वजह से आगे अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करने का चांस नहीं रहता पुराने है। टाइम में कुछ ये भी होता था कि नॉलेज का भी अभाव था, कई लोगों को पता नहीं होता हाँ, उस टाइम की डिग्री तो भी। हमने लोगों को बताया कि भाई जिसने डिप्लोमा किया हुआ है उसकी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। अगर आप डिग्री में एडमिशन लेंगे आईआईए में तो आप डिग्री कर पाओगे। ये सबको सुनना चाहिए, बिकॉज जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है और वो भी डिग्री करना चाहते हैं तो उसकी भी एक पॉसिबिलिटी होती है। तो उसके बारे में सर बहुत अच्छे से अभी हमें बता सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप अपनी जॉब बरकरार रख सकते हैं। आपको 6 महीने में एग्ज़ाम देना है और अपने एक्स्ट्रा टाइम में आपको पढ़ाई करनी है, संडे को छुट्टी के बाद या जैसे भी आप कर सको। तो वो 3-4 साल में अगर आप मेहनत से काम करो, किसी की गाइडेंस में काम करो, तो आप आराम से डिग्री ले लेते हो। और वो डिग्री उतनी वैल्यू रखती है जितनी दूसरी नॉर्मल कॉलेज से पढ़ाई की है। हाँ, तो उसका बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। राइट। इसके साथ साथ आप कॉलेजेस के अंदर भी जाते हैं, गेस्ट लेक्चर्स देने भी जाते हैं, एज ए ज्यूरी भी आप काफ़ी बार गए हैं। मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर आपको मिलने का बताऊं तो आप एक बार हमारे कॉलेज में से ज्यूरी आए थे, तब मेरा आपके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था। शायद आपको तो याद भी नहीं होगा, बट मैं तब पहली बार आपको मिला था। तो जब आप एक एज ए ज्यूरी जाते हैं उस समय आप क्या, आपकी इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है? स्टूडेंट्स जब प्रोजेक्ट देखते हैं आप, तो आपके दिमाग में क्या क्राइटेरिया चलता है? बिकॉज स्टूडेंट है तो बहुत सारी चीज़ें उसको अभी नहीं पता होती, बेसिक नॉलेज वो पढ़ रहा है, कॉलेज में रह रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो आपका क्या क्राइटेरिया होता है उनको जज करने का? पहली बात तो जब कोई बंदा आर्किटेक्ट बनता है तो आर्किटेक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो पूरी टीम को लीड करता मतलब वो स्ट्रक्चर इंजीनियर भी उसके साथ काम करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी उसके साथ काम करता है, एसी वाले, प्लम्बिंग वाले और इंटीरियर डिज़ाइनर, सब लोग लैंडस्केप वाले उसके साथ काम करते हैं। तो उसको हर विषय की एक मिनिमम कुछ रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए। तो उस बंदे की पर्सनैलिटी को ऐसा ग्रूम करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो ये सब कामों को संभाल पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए, राइट, और किसी दूसरे का ओपिनियन भी सुन सके, लिसनर भी हो, और उसको एनालाइज भी कर सके और सबको साथ लेके भी चल सके। ये एक आर्किटेक्ट में ये क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम बच्चे को जब
क्वेश्चनिंग करते हैं तो उसका प्रोजेक्ट जज करने जाते हैं तो हम उसको सवाल इस तरीके से करते हैं, देखते हैं ये चिढ़ता तो नहीं है, Okay. ये बात को समझता है, एनालाइज ठीक करता है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो वो सारे एंगल जो है, उसका जनरल नॉलेज कैसा है। बहुत बार तो मैं ऐसे सवाल पूछता हूँ जो बहुत ही कॉमन सेंस के होते हैं, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही नहीं होते। Right. मैं पूछूंगा आप कोई 5 किताबों का नाम बताइए जो आपने पूरी पढ़ी हैं। Okay. मैं बोलूँगा कोई इंडिया के आर्किटेक्चर के मैगजीन का नाम बताइए, उनके एडिटर्स का नाम बताइए, तो उससे मैं ये जज करता हूँ कि इस बच्चे की कितनी नॉलेज जनरली है। आंसर मिल जाते हैं आपको? पहले तो बहुत ज़्यादा मिल जाते थे, आजकल कम मिलते हैं। आजकल कम मिल रहे हैं, तो आई गेस पढ़ना चाहिए सबको। हाँ। तो एक ड्यूरिंग दिस ज्यूरी एक्सपीरियंस ऐसा कोई प्रोजेक्ट है कि जो आपने पिछले कुछ सालों में ज्यूरी एक्सपीरियंस के दौरान नोटिस किया और आपके साथ रह गया हो, आपको लगा कि यार ये कमाल स्टूडेंट है, ये कुछ अलग करेगा ज़िंदगी में, ऐसा कुछ याद आता है आपके इस एक्सपीरियंस के दौरान? कई बारी कई बच्चे जो हम ज्यूरी में जाते हैं तो उनका ना जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो बहुत ही आर्टिकुलेट होता है, वो कम लफ्ज़ों में बहुत अच्छे से अपनी बात को कहते हैं। वो मुझे बड़ा प्रभावित करता है ओके। कि यार बात लंबी नहीं करता, रिपीट नहीं करता, कम शब्द बोल रहा है। और ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स, ऐसी कुछ चीज़ें बहुत सारी जगह पे ऐसी मुझे देखने को मिली हैं। और कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि वो बच्चे को डिग्री के बाद मैंने बोला कि तू मेरा ऑफिस ज्वाइन कर ले। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो जब ये एक्सपीरियंस रहता है, यंग स्टूडेंट के माइंड से आप इंटरेक्ट करते हो एक तरीके से, उनके प्रोजेक्ट्स देखते हो, तो आपका जो अप्रोच होता है डिज़ाइन का, ऐसा कभी हुआ है कि किसी ज्यूरी एक्सपीरियंस के बाद आपका डिज़ाइन प्रोसेस थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ हो उससे? अ, जैसे हम जब ट्रेनिंग का वाइवा लेने जाते हैं तो वहाँ पे वो 50 बच्चों की क्लास है तो 50 आर्किटेक्टों के साथ काम करके लेके आते हैं। तो जब वहाँ पे वो 50 आर्किटेक्टों का काम मुझे दिखा रहे होते हैं तो पूरे 2 दिन में मैं वो देखता हूँ, तो मुझे वो काम देख के मैं खुद भी कई बारी जो हमसे बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं हिंदुस्तान में, उनका काम देख के मैं खुद भी प्रेरित होता हूँ, सीखता हूँ कि वो देखो उन्होंने ड्राइंग कितना अच्छा बनाया या ये डिटेल कितनी अच्छी बनाई है, तो खुद को भी सीखने का मौका मिलता है। जी। आपने पब्लिक एंगेजमेंट्स भी बहुत की हैं, उधर भी आपने काफ़ी लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, तो मैंने देखा भी आपने पंजाब में तो काम किया ही किया है और भी अलग अलग कंट्रीज़ में जाके आपने लेक्चर डिलीवर किए हैं। इजिप्ट में भी आपने क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर के ऊपर बोला था। तो जब आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं इस तरह से लेक्चर डिलीवर करने, तो वहाँ के लोग इसको कैसे एक मतलब लेते हैं कि एक इंडियन आर्किटेक्ट आके यहाँ पे बता रहा है, तो उनका क्या बिहेवियर रहता है आपकी तरफ? जो बाहर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि वहाँ अगर हम हिंदुस्तान की हिस्टोरिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वो तो अनकम्पेरेबल है, वो तो सोच भी नहीं सकते कि हिंदुस्तान में कितना अच्छा हेरिटेज है। तो उसकी बहुत प्रेज़ होती है बाहरले देशों में और वो लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करता हूँ बाहर जाके, तो चंडीगढ़ का तो पूरा वर्ल्ड फेमस है ही है जी। तो वो लोग बहुत ज़्यादा सुनने आते हैं। और एक बार की बात है कि मैं कनाडा में लेक्चर देने गया, ब्रिटिश कोलंबिया में, तो वहाँ पे ना पैरेलल कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी। तो एक हॉल था जहाँ पे करीब 80 लोगों की कैपेसिटी थी। तो वहाँ जो ऑडियंस है उनके पास चॉइस होती है कि भाई मेरे को सुनना है या वो दूसरे कोई पीटर सर आ रहे हैं उनको सुनना है, साइमल्टेनियसली अलग अलग लेक्चर्स चल रहे हैं। लेक्चर पैरेलल चलते हैं। ऑडियंस आ गई है, वो कहाँ बैठेगी और कैसे किसको सुनेगी वो उनकी मर्जी, उनकी चॉइस। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा यार मैं तो इंडिया से आया हूँ और अकेला आदमी हूँ और पता नहीं कोई मुझे सुनेगा भी कि नहीं, कहीं ऐसा हो गया कि एक भी बंदा नहीं आया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो एक अमेरिकन लेडी प्रोफेसर एक मेरे साथ वाले लेक्चर हॉल में लेक्चर दे रही थी, तो मैंने ऐसे थोड़ा सा दरवाज़ा खुला तो अंदर देखा तो केवल 2 लोग आगे उसको सुन रहे थे। तो मेरे मन में और डर बैठ गया कि
इस अमेरिकन लेडी प्रोफेसर को 2 लोग सुन रहे हैं, तो मेरे को तो लगता खाली रहेगा हॉल। ओके। जब अगले दिन मेरा नंबर आया तो आई वाज सरप्राइज कि मेरा 80 के 80 बंदे, एक भी सीट खाली नहीं थी, सारे लोग बैठे थे। क्या बात। तो मैंने फिर लेक्चर के बाद लोगों से पूछा कि आप क्यों आए हो, मेरे में ऐसा क्या खासियत है, या मेरे टॉपिक में ऐसा क्या खासियत है। तो बहुत सारे लोग 80-80 साल के लोग सिटी से, बाहरले स्टेट से प्लेन पकड़ के आए हुए थे उस लेक्चर को सुनने के लिए। क्या बात है। उन्होंने रीज़न क्या दिया, बोलते कि चंडीगढ़ के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। True. माई टॉपिक वॉज गुड। एंड मैंने 80 साल वाले बंदे को पूछा कि सर आप क्यों आए हैं, तो बोलता है कि मेरे को ये क्यूरियोसिटी थी कि चंडीगढ़ जब मैंने विजिट किया था तब वो बन रहा था। तो अच्छा। अब मैं ये जानना चाहता था कि अब चंडीगढ़ कैसा है। कैसे है? कौन तो सी ईयर की बात है सर? ये इसको कोई 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ। ओके। बड़ा एक मतलब एक प्राउड वाली बात है कि आप बाहर गए और इस तरह से कंप्लीट फुल हाउस मिला आपको वहाँ पे। जी। इस चीज़ पे मैं बोलूँगा कि इंडियन जो आर्किटेक्चर है बहुत ही रिच है, बहुत वास्ट है, वर्नैकुलर भी है। आई गेस पिछले कुछ टाइम से, कुछ सालों से हम थोड़ा सा वेस्ट को कॉपी जब करते हैं तो वो एक क्या बोलते हैं कि एक आइडेंटिटी ख़त्म होती जा रही है। मैं पिछले दिनों कुछ आर्किटेक्ट्स को भी सुना मैंने, और मैंने देखा भी, एक दिल्ली के एक हैं आर्किटेक्ट, कॉन्वर्सेशन पे काफ़ी काम करते हैं, तो मैंने उनका एक लेक्चर सुना था और लिटरली इट वाज वेरी शॉकिंग टू सी कि पुराने टाइम की अगर आप बिल्डिंग्स देखें, आप अगर राजस्थान की बिल्डिंग देख रहे हैं, आप अगर लेह लद्दाख की बिल्डिंग देख रहे हैं, आप अगर साउथ की बिल्डिंग देख रहे हैं, तो यू कैन ईजिली सी द बिल्डिंग एंड से कि ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये हमारा लेह लद्दाख है, हिमाचल है। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते थे, एक आइडेंटिफिकेशन थी। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हम एक जो हमारी जनरली वही ग्लास फसाड्स वाली बिल्डिंग्स हम देखते हैं, तो आप जज ही नहीं कर पाते कि चाहे उसको कोलकाता में रख दो, चाहे उसको मुंबई में रख दो, चाहे उसको आप दिल्ली में रख दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि हम अपनी जो चीज़ें वो पढ़ के भूल गए हैं और हम उनको ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मैं आजकल जाता हूँ जोधपुर, तो वहाँ भी वो ग्लास की बिल्डिंग मिलती है, गुड़गांव में भी सेम है, और यहाँ पे चंडीगढ़ में, मोहाली में भी सेम बिल्डिंगें बनने लगी है। तो ये जो ग्लास कल्चर है, इसने हिंदुस्तान की आर्किटेक्चर का बिल्कुल सर्वनाश कर दिया है। और मैं 2-4 इंसिडेंसेस आपको बताता हूँ, आई थिंक दे आर कन्विंसिंग इनफ। सबसे पहले तो जो पुड्डा भवन मोहाली में बना है, उसकी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई थी। जब वो चौथी मंजिल पे पहुंच गया तो एक ब्यूरोक्रेट है पंजाब में, उसने आर्किटेक्ट्स को फोर्स किया कि मुझे गुड़गांव जैसी बिल्डिंग बनानी है, जो बन गया, अब बाकी को चेंज करो। तो ऊपर की मंजिलों पे पूरे का चारों तरफ उन्होंने शीशा लगवा दिया आर्किटेक्टों को फोर्स करके। उसका रिजल्ट क्या है कि वहाँ जितना मर्जी टनेज का एसी लगा दीजिए, वो बिल्कुल भट्टी की तरह वो बिल्डिंग बन गई है। लोड कितना बढ़ गया। हाँ, मतलब मैं हैरान हूँ कि एक ब्यूरोक्रेट आर्किटेक्ट को फोर्स कर रहा है, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं उस चीज़ की, कि मुझे मोहाली को गुड़गांव बनाना है। हमें मोहाली को मोहाली बनाना है, हमें मोहाली को गुड़गांव क्यों बनाना है। दूसरा एक इंसिडेंट है कि अमेरिका से किसी लैब से इंडोर एयर क्वालिटी चेक करने के लिए एक बिल्डिंग गुड़गांव की कोई सज्जन आते हैं, तो वो एयर सैंपल लेके जाके अमेरिका में लैब में जब टेस्ट किए गए, तो वहाँ से ये रिपोर्ट आई कि इस बिल्डिंग में जो 5000 बंदा काम करता है, वो अगले 5 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एयर क्वालिटी इतनी गंदी है। उसका कारण क्या है कि बिल्डिंग के चारों तरफ शीशा लगा है और अंदर बाथरूम है, अंदर एसी है, कीटाणु है, बैक्टीरिया है, और वही गंदी हवा बार बार सर्कुलेट हो रही है। तो ये मॉडर्न आर्किटेक्चर की देन है। हमारी बैड हेल्थ का भी वही रीज़न है। और जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उसमें बहुत दम है, जो हमारी अपनी आर्किटेक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा वेट है, और उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मॉडर्नाइज भी किया जा सकता है, बट आई थिंक एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत सारी जगह, जैसे मैं एग्जांपल दूं चार्ल्स कोरिया की
जो LIC बिल्डिंग है दिल्ली में, यस तो उन्होंने शीशा लगाया है, पर उन्होंने सिर्फ नॉर्थ दिशा में लगाया है। CCA में शीशा लगाया है, काबूजिया में तो सिर्फ नॉर्थ दिशा में लगाया है। तो वो सेंसिबल डिसीजन था। लेकिन अगर आप वेस्टर्न साइड पे ग्लास लगाएंगे और जितना मर्जी कहते रहो कि ग्लास की ये वैल्यू है, वो वैल्यू है, बट ग्लास कैनॉट, ग्लास इज ग्लास। एक्चुअली वही बात आ जाती है कि वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ वहाँ पे मतलब टेम्परेचर बहुत कम रहता है, हीट ट्रैप करना चाहते हैं, बिल्कुल, इसीलिए ग्लास लगाते हैं। उनका एक रीज़न है। मैं तो ये भी देखूंगा कि इवन जब ब्रिटिशर्स भी इंडिया आए, जो उन्होंने बनाया, चाहे ल्यूटेंस दिल्ली की बात करें, चाहे और भी जो ब्रिटिश स्ट्रक्चर्स हैं, उनको भी ज़्यादा हमारा वो जैसलमेर वाली हवेलियाँ, महीन आर्किटेक्चर तो नहीं समझ में आया। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी एनवायरनमेंट से पंगा उन्होंने भी नहीं लिया। मॉडर्न बिल्डिंग बनाई, बट एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को हाँ, देखते हुए लाइक हाई सीलिंग्स एंड बिग विंडोज। यस, वेरी ट्रू। तो आई थिंक एनवायरनमेंट्स को ध्यान में रखते हुए भी आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर प्लान किया जा सकता है। थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है अभी एनवायरनमेंट को। तो इतना लंबा जो आपका करियर रहा और आगे भी चल रहा है, चलता रहेगा, तो इसमें आई थिंक चैलेंजेस तो इसमें भी आए होंगे आपको, कुछ पर्सनल आए होंगे, कुछ प्रोफेशनल चैलेंजेस आए होंगे। तो क्या, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? कोई ऐसा टाइम था जब आप के कुछ चैलेंजेस ज़्यादा थे या कुछ, उसके बारे में अगर आप बात करना चाहें। सबसे पहले तो 1984 से 1994 तक, 84 से 94 तक पंजाब में टेररिज्म बहुत ज़्यादा था जी। तो हमें काम ही नहीं मिलता था। बहुत मुश्किल से हमने गुजारा किया। ना कोई यहाँ बिल्डिंग बनती थी, ना आर्किटेक्टों के पास कोई काम था। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के मॉडल बना बना के, पुरानी बिल्डिंग के नक्शे ट्रेस कर के हम लोगों ने सर्वाइव किया। इट वाज ए लॉन्ग 10 years पीरियड। दैट वाज वेरी बिग चैलेंज फॉर इन माय करियर। राइट। बहुत सहा है पंजाब ने उस दौर के अंदर। तो अभी क्या आपका फ्यूचर विजन है आने वाले सालों को लेकर? क्या और इतना कुछ करने के बाद क्या रह गया है, क्या और करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो हिंदुस्तान की जो अपनी आर्किटेक्चर है उसको प्रमोट करे, लिटरेचर को प्रमोट करे, अपने जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको सर्व करे, जो लोअर क्लास लोग हैं उनको सर्व करे, और हार्ड वर्क करे, और शॉर्टकट्स के पीछे ना भागे। ओके। और अपने काम को भी डॉक्यूमेंट करें ताकि फ्यूचर जनरेशंस उसको देख के सीख सकें। ज़रूरी है, बिकॉज अब जैसे दौर आ रहा है, अभी जैसे हम देखें तो जो AI का दौर आ रहा है, यस, AI बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सारे फील्ड्स के अंदर तो बहुत घुस चुका है, धीरे धीरे आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर भी आ रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं AI जो है, चाहे ChatGPT की बात करें या और भी जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनकी बात करें, ये भी अगर हमें कोई आंसर देता है, हम कुछ पूछते हैं, तो इसके पास एक डेटा होता है जो रजिस्टर्ड है उसके पास, उसी को वो रेफ़र करके आंसर देता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही लगी मुझे कि इसके अंदर हमें अगर चाहते हैं कि हम इंडियनाइज आंसर चाहिए उनसे, तो हमें डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा जिसको वो रेफ़र कर सके। बिल्कुल। मैं 2.5 साल नेशनल मैगज़ीन का एडिटर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चाहत थी कि मैं बीइंग पंजाबी, मैं पंजाब के जो आर्किटेक्ट्स है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, काम अच्छा करते भी हैं तो वो हम दिखाने लायक नहीं है। वो किसी गांव में अच्छा मकान बन गया, किसी शहर में बन गया, लेकिन हम दिखा नहीं सकते। तो मैंने बहुत सारे पंजाब के आर्किटेक्ट्स को मैसेज, ईमेल्स कर के बोला कि आप अपना काम मुझे भेजिए ताकि मैं नेशनल मैगज़ीन में उसको प्रिंट कर सकूं। और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इतना फॉलोअप करने के बावजूद भी लोगों ने काम डॉक्यूमेंट किया नहीं। तो ये बहुत बड़ी कमी है हमारे आर्किटेक्ट्स में, हिंदुस्तान में खास करके। सोशल मीडिया पे कर रहे हैं लेकिन नहीं, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ना वो लिटरेचर की फॉर्म में वैल्यू रखती है। ट्रू। हमारी जो बुक्स हैं वो आप मानेंगे नहीं, PhD में जो साइटेशंस है उसमें से ली जा रही हैं, और एक नहीं, दो नहीं, बहुत ज़्यादा। तो विदेशों में उसको रेफ़र किया जा रहा है। जो रिटन वर्ड होता है ना उसकी वैल्यू होती है।
सही। तो इतने अगर आप अपनी जर्नी को पीछे देखते हैं, आपके हिसाब से क्या लेगेसी आप छोड़ना चाहते हैं कि जिसको मतलब फ्यूचर आर्किटेक्ट्स आपका नाम ले तो याद करें? मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर प्रोफेशन में अगर चीज़ सबसे ज़्यादा कोई लैक करती है वो है लीडरशिप। और हमने आर्किटेक्ट अच्छे पैदा किए, हमने लेखक अच्छे पैदा किए, हमने बहुत कुछ बाकी तो कर लिया, पर आर्किटेक्ट्स में सबसे बड़ी जो कमी है वो उन्होंने कोई लीडर नहीं पैदा किया। तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने लड़ाई लड़ी है चंडीगढ़ को बचाने के लिए, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर को भी बचाने के लिए, या और सामाजिक मुद्दे उठाए हैं, वो मैं जब भी कभी बात करता हूं तो मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं वो यार वो एडवाइज़र साहब नाराज़ हो जाएंगे, यार वो गवर्नर साहब नाराज़ हो जाएंगे। मैंने बोला यार सही बात को तो सही बोलना पड़ेगा, किसी को तो बोलना। हाँ, तो हमारे लोगों में गट्स होने चाहिए कि वो एक लीडर प्रोड्यूस करें, 2 लीडर प्रोड्यूस करें, 10 लीडर प्रोड्यूस करें। जलंधर के आर्किटेक्ट जलंधर के मुद्दे उठाएंगे, पटियाले वाले पटियाले के उठाएंगे, बठिंडे वाले बठिंडे में उठाएंगे। तो वहाँ पे किसी ब्यूरोक्रेट में, किसी प्रशासन में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो कुछ गलत काम कर सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक छोटा सा एक क्विक फायर राउंड करते हैं, जी रैपिड फायर काइंड ऑफ राउंड करते हैं। जी तो छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, जी। क्विक आंसर जो भी दिमाग में सबसे पहले आता जी, है आपके, आप जी। फटाफट से उसको बताइए। जी। तो व्हाट इज योर फेवरेट आर्किटेक्चर लैंडमार्क इन द वर्ल्ड? IAM अहमदाबाद। वन आर्किटेक्चरल ट्रेंड यू आर एक्साइटेड अबाउट? रीजनलिज्म। रीजनलिज्म, नाइस। अ बुक यू थिंक एवरी आर्किटेक्ट शुड रीड? एक बुक क्विक। I think any book by Norma Evanson. Okay, nice. A passion outside of architecture that keeps you inspired? Ghazals. गजल्स, क्या बात है। और इसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट कर सकते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि अगर आप को चांस मिले, और वी कैन टॉक हाइपोथेटिकली, अगर इफ़ यू कैन गो बैक इन टाइम एंड अपने यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस देना चाहते हो, तो वो क्या एडवाइस होगी? शायद कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी में टाइम वेस्ट किया, हालांकि किया नहीं पर कहीं थोड़ा बहुत जो भी वेस्ट किया वो मैं वेस्ट नहीं करता, तो शायद और भी बेटर करता। एक सबसे बड़ा मेरे को ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्रवाई में कुछ टाइम वेस्ट निकल गया। शुरू में बहुत मेहनत करी, अब भी करते हैं, पर टाइम इज़ द इसेंस। टाइम के बिना कुछ नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उससे यू कैन प्रोड्यूस बेटर वर्क एंड मोर वर्क। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग, एंड इसी के साथ आज का कन्वर्सेशन हम यहाँ ख़त्म करते हैं। तो आज का जो टेक अवे है बागा सर से हम यही लेके जाएंगे कि शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ, बी गट्सी, बी लोकल, बी इंडिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।